हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मेहनत से तैयारी भी कर रहे होंगे। देखिए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ में आप लोगों ने प्री क्लियर किया है, उसी कॉन्फिडेंस के साथ में अब आपको मेंस भी क्लियर करना है। तो सबसे बड़ी चीज जो होती है एग्जाम को क्लेरिफाई करने के लिए, वो होता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। जितना आप पढ़ते हैं उतना ही आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो अच्छे से वर्कआउट करता है। तो पढ़ाई की कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, ये याद रखिएगा। इसलिए जितनी मेहनत आप कर लेंगे उतने ही सक्सेस के बेहद करीब आप पहुंच जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट जॉब है और इसके लिए बहुत कंपटीशन है। तो 1% भी आपको कमी नहीं छोड़नी है और 100% अपना आपको एग्जाम में देना है। आज की अगर सेशन की बात करें तो हम लेकर आए हैं बेस्ट 20 एमसीक्यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड। देखिए, अगर आप लोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा होगा या आपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखे होंगे या आपने पेपर दिया होगा, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर में भी और एज वेल एज जीए के पोर्शन में भी। यानी ये जो आज हम 20 एमसीक्यूज पर बात करेंगे, ये कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन में तो आपको मदद करेगा ही करेगा, डैम श्योर। साथ ही साथ जीए जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में भी आपको मदद करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये बेस्ट 20 क्वेश्चंस कौन से हैं। हैव अ लुक। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि कंप्यूटर का एक बेस्ट बैच आपके लिए बनाया गया है, बेस्ट 35 लेक्चर्स के साथ, जहां पे 35 आवर्स आपको देने होंगे कंप्यूटर में और आप कंप्यूटर के मास्टर बन जाएंगे। मास्टर इन दी सेंस मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में आए और आप ना कर पाए, चाहे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो कितना भी टफ क्वेश्चन हो, क्योंकि यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करवाए गए हैं और एज वेल एज आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की गई है इन सब की। लास्ट आवर कैप्सूल के फॉर्म में आपको एक कंप्यूटर का कैप्सूल भी प्रोवाइड किया गया है जो आपको मदद करेगा रिवाइज करने के लिए, रिकॉल करने के लिए पूरी कंप्यूटर को, और वो भी कुछ ही घंटों के अंदर। तो ये एक परफेक्ट बैच है। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस कुछ कम लग रहा है और आपको लग रहा है कि कंप्यूटर की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मार्क्स कम हो जाएं, क्योंकि देखिए एग्जाम में एक एक नंबर बहुत मैटर करता है। और अगर कोई भी पेपर टफ आया, यानी कोई भी सेक्शन अगर टफ आया, जैसे अगर जीए टफ आती है या मैथ्स या रीजनिंग, तो कंप्यूटर में आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे अच्छा स्कोर लाकर। तो यहाँ पर अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी चीज को डिस्कशन अगर आपको करना है मेरे साथ तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन के बेहद करीब ले जा सकता है, क्योंकि 20 मार्क्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं एग्जाम को लेकर। बात करते हैं यहाँ पर आज के सेशन के क्वेश्चंस के बारे में जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, बताइएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की बात यहां पर हो रही है, विल रोल आउट अ पायलट फॉर इंडियाज वेरी ओन डिजिटल करेंसी बाय दिसंबर नेम्ड। आप लोग ने जरूर ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक डिजिटल करेंसी लाने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि दिसंबर तक इसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। इस डिजिटल करेंसी का नाम क्या है ये आपको बताना है। क्रिप्टो करेंसी, रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी, इंडियन डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, भारत डिजिटल करेंसी। बिल्कुल सही, और यहां पर आपका करेक्ट आंसर बन रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी सीबीडीसी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, इसको याद रखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो एक डिजिटल करेंसी को मार्केट में लेकर आएगी दिसंबर तक, और इसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। देखिए, जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें एक कमी है, एक तो वो लीगल नहीं है प्रॉपर तरीके से, और उसके ऊपर कोई सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं है, कोई गवर्न करने वाला नहीं है। तो वहां पर फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे बिटकॉइन के केस में हम लोग देखते ही रहते हैं कि कई सारे तरीके के फ्रॉड होते हैं। तो इस चीज को रेगुलाइज करने के लिए, इस पर मॉनिटर करने के लिए सरकार के द्वारा जो एक डिजिटल करेंसी बनाई गई, दैट इज कॉल्ड
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ये जो सीबीडीसी है ये किस तरीके की मनी है। तो आंसर है दिस इज अ फिएट मनी। अब क्वेश्चन है कि फिएट मनी क्या होता है। फिएट मनी एक ऐसी मनी होती है जो गवर्नमेंट इशू करती है करेंसी के फॉर्म में, यानी गवर्नमेंट इशूड करेंसी इज कॉल्ड अ फिएट मनी। तो ये जो सीबीडीसी है ये भी कौन इशू कर रहा है, गवर्नमेंट। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एफएम, यानी फिएट मनी की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओटीटी। देखिए ओटीटी तो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था और इस बार तो और भी ज्यादा ट्रेंडिंग है, क्योंकि जो नए आईटी रूल्स आए हैं उसमें ओटीटी को लेकर कई सारे नियम, कई सारे कानून, कई सारे लॉ बनाए गए। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है ओटीटी में ओटीटी की फुल फॉर्म क्या है, और आंसर यहां पर आपका क्या बनेगा बताइएगा। ओवर द टॉप, ओवर द टीसीपी/आईपी, ओवर द टेलनेट, ओवर द टेलीविजन, या नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ओवर द टॉप, और यही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, और आजकल जितनी भी मूवीज या वेब सीरीज होती हैं वो ज़्यादातर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से ही रिलीज हो रही हैं। तो यहाँ पर सोनी लिव हो गया, या Z5 हो गया, या नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, या अमेजन का प्राइम वीडियो हो गया, ऑल्ट बालाजी हो गया, ये सब आपके क्या हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनको आप एप्लीकेशन के थ्रू इंटरनेट की मदद से आप इनको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्सक्रिप्शन, है ना। तो ये है आपकी ओटीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमंग दीज विच इज नॉट ओटीटी प्लेटफॉर्म। कह रहा है इसमें से ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म में कंसीडर नहीं करेंगे, ओवर द टॉप में कंसीडर नहीं करेंगे। नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हुलू, अमेजॉन प्राइम, या भीम। तो करेक्ट आंसर आपको पता चल गया होगा कि भीम यहां पर ओटीटी प्लेटफॉर्म आपका नहीं है। भीम आपका एक पेमेंट गेटवे आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि भीम एक ऐसी सर्विस है जिसके थ्रू हम अमाउंट को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ये आपका क्या है, ओटीटी प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। जबकि नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हुलू, अमेजॉन प्राइम, ये सब आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ दीज एमएस ऑफिस प्रोडक्ट इज एन अपग्रेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट स्काइप फॉर बिजनेस। देखिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है हाल ही में। माइक्रोसॉफ्ट का स्काइप आपने सुना था, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज किया जाता था या बिजनेस के लिए यूज किया जाता था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने अपने स्काइप सर्विस को अपग्रेड कर दिया और इसका नाम बदल दिया। तो इसका नाम अपग्रेड करके क्या रखा ये आपको बताना है। माइक्रोसॉफ्ट टीम, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट ग्रुप, या नन ऑफ दीज। वेरी गुड, और करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो माइक्रोसॉफ्ट के स्काइप का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, माइक्रोसॉफ्ट टीम, यानी फर्स्ट इज द वैलिड आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म, कंटेंट इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में जो नई गाइडलाइंस बनाई गई उसके अकॉर्डिंग जो कंटेंट है ओटीटी प्लेटफॉर्म में उसको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। और वो कितनी कैटेगरीज हैं आपको बताना है, 2, 3, 4, 5 या 6 कैटेगरी। करेक्ट आंसर यहां पर होगा 5 कैटेगरीज में, यानी जो कंटेंट है उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। और ये 5 कैटेगरीज क्या हैं, देखिए यहां पे पेरेंटल लॉक का भी एक फीचर दिया गया है, यानी पेरेंट्स जो हैं वो लॉक लगा सकते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म में, अगर वो बच्चों के साथ में उसको शेयर करना चाहते हैं कि वो क्या देख सकते हैं और क्या नहीं। इस पर रेस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है। तो इसीलिए इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है यू, दूसरी है UA7+, UA13+, UA16+, और है एडल्ट कैटेगरी। समझ में आ गया। अब आपके मन में शायद क्वेश्चन होगा कि सर यूए का मतलब यहां पर क्या है, क्योंकि ए का मतलब तो एडल्ट है, ये आपको समझ में आ रहा है। यू का मतलब है जिस पर कोई भी रोक ना हो, यानी कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इसे देख पाए, ऐसा यूनिवर्सली अप्रूव्ड कंटेंट जो है वो यू कैटेगरी में आएगा। तो यू का मतलब हमने मेंशन भी कर दिया है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सली अप्रूव्ड कंटेंट, जिसे कोई भी देख सकता है।
लेकिन फिर ऐसे कंटेंट जिनको हर कोई नहीं देख सकता, उसको एज ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, पेरेंटल लॉक लगाया गया है। और यहां पर यूए का मतलब है यूनिवर्सली अप्रूव्ड एंड एडल्ट। तो कुछ कंटेंट 7+, कुछ 13+, कुछ 16+, कुछ एडल्ट, इस कैटेगरी में यहां पर डिवाइड किए गए हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ओटीटी में यू का मतलब क्या है, यूनिवर्सली अप्रूव्ड, और यूए का मतलब क्या है, यूनिवर्सली अप्रूव्ड एंड एडल्ट। नेक्स्ट देखिए, विंडोज 11। देखिए विंडोज 11 भी काफ़ी ट्रेंडिंग है, आप जानते हैं ये भी काफ़ी चर्चा में है टॉपिक, क्योंकि विंडोज 11 बीटा फेज में तो लॉन्च हो चुकी है, फाइनल फेज अभी इसका रह गया है, लेकिन काफ़ी चीज़ें इसकी रिलीज हो चुकी हैं मार्केट में ऑलरेडी। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो विंडोज 10 और 11 के बीच में लगभग आपके 5 ईयर्स का गैप देखा जा रहा है। तो यहाँ पर 5 to 6 ईयर्स का गैप है ना। तो एक लंबे समय के बाद में विंडोज 11 जो है वो मार्केट में आई है, क्योंकि विंडोज 10 आपकी 2015 में आई थी और विंडोज 11 आपकी 2021, यानी अराउंड 6 ईयर्स के गैप में ये आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करें तो एक क्वेश्चन है कि विंडोज 11 कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है, क्लोज्ड सोर्स है, फ्रीवेयर है, ऑल ऑफ दीज है या नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि ओपन सोर्स क्या होता है, क्लोज सोर्स क्या होता है, फ्रीवेयर क्या है। तो ओपन सोर्स का मतलब होता है ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम या ऐसे सॉफ्टवेयर जिन जो टोटली फ्री होते हैं और जिनका सोर्स कोड भी देखा जा सकता है, वो ओपन सोर्स होते हैं। क्लोज सोर्स का मतलब जो पेड होते हैं, जिसके ऊपर कोई मालिक होता है ना, और जिसका जो कोड है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, वो है क्लोज सोर्स। समझ गए। फ्रीवेयर मतलब जो बिल्कुल फ्री होते हैं वो फ्रीवेयर हैं, और ओपन सोर्स मतलब जो फ्री भी हो और जिसके सोर्स कोड को भी एडिट किया जा सके, है ना, ये डिफरेंस होता है। तो विंडोज 11 आपको क्या लगता है, फ्री होगी या पेड होगी, है ना, सोच के देखिए। देखिए विंडोज 11 उन लोगों के लिए फ्री है जिनके पास विंडोज 10 है और जो अपग्रेड करना चाहते हैं विंडोज 11 में। तो कुछ हद तक तो ये फ्री है, लेकिन मोस्टली ये पेड है। तो इसका मतलब कि हम इसे फ्री कैटेगरी में ना रखकर इसे हम पेड कैटेगरी में ही रखेंगे। तो आंसर यहां पर क्या बनेगा, दिस इज अ क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज नॉट अ ओपन सोर्स, दिस इज नॉट अ फ्रीवेयर। समझ में आया। क्योंकि विंडोज 10 अगर आपने ली होगी तो उसके लिए पेमेंट किया होगा, तो उनके लिए तो इसको फ्री रखा गया है, इसको अपग्रेड किया जा सकता है। लेकिन जो विंडोज 11 के ओरिजिनल वर्जन को लेते हैं, इसको खरीदते हैं, तो उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिए जा रहे हैं अगर आप इसको परचेज करते हैं। तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से बिल्कुल भी क्या है, फ्री नहीं है। दिस इज अ पेड और अ क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर इसको प्रोप्राइटरी भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो परचेज किए जाते हैं उनको प्रोप्राइटरशिप यानी प्रोप्राइटरी की कैटेगरी में रखा जाता है। समझ गए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडोज 11 जनरल अवेलेबल इन। विंडोज 11 जो है वो जनरली जो कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। जैसे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है तो इसे कई सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल करवाने की कोशिश की जाती है। तो विंडोज 11 कितनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है बताइए, 100, 101, 99, 110 या नन ऑफ दीज। तो आंसर यहां पर बनेगा 110, 110 लैंग्वेजेस के साथ, 110 भाषाओं के साथ में इसको लॉन्च किया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, विंडोज 11 डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट वाज अनाउंस्ड ऑन। कह रहा है विंडोज 11 जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप की जा रही है, डेवलप की गई है, इसको अनाउंस किया गया कि विंडोज 11 आने वाली है या इस तरीके के फीचर रहेंगे। ये अनाउंसमेंट कब किया गया, तो कब पहली बार लोगों को पता चला कि विंडोज 11 जो है वो मार्केट में आने वाली है। जून 24, 2021, जून 12, जून 20, जून 18 या जून 1। तो एक बात तो क्लियर है कि जून महीने में ही ये अनाउंस किया गया। वो एग्जैक्ट डेट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज 24 ऑफ जून 2021, यानी फर्स्ट इज द वैलिड आंसर। याद रखिएगा 24 जून 2021 में इसको अनाउंस किया गया, यानी अभी हाल ही में इसको अनाउंस किया गया है। राइट। नेक्स्ट देखिए, विंडोज 11 विल बी अवेलेबल ऑन।
ये तो हो गई बात अनाउंसमेंट की। अब पूछ रहा है कि ये आम पब्लिक तक अवेलेबल कब होगी, क्योंकि बीटा वर्जन तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं हम लोग, है ना, तो बीटा वर्जन पर तो ये है, लेकिन पब्लिक पर जो पेड सर्विस है ये कब हमें मिलना स्टार्ट होगी, या पब्लिक कब इसको किया जाएगा। अक्टूबर 5 2021, अक्टूबर 1, नवंबर 1, दिसंबर 1, या नन ऑफ दीज। तो आंसर है अक्टूबर 5 2021 में इसको पब्लिकली अवेलेबल करवा दिया जाएगा, यानी अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ये भी अनाउंसमेंट किया है माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 अक्टूबर 2021 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विंडोज 11 रिटन इन विच लैंग्वेज। विंडोज 11 को किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बनाया गया। तो बिल्कुल, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही मदद ली जाती है। तो कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से बनाया गया या किस लैंग्वेज से बनाया गया ये आपको बताना है। सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, असेंबली, या फिर ऑल ऑफ दीज। देखिए, सी, सी प्लस प्लस और सी शार्प ये तो आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जबकि असेंबली लैंग्वेज आपकी लो लेवल लैंग्वेज है। तो इसका मतलब कि विंडोज 11 को बनाने के लिए हाई लेवल और लो लेवल दोनों का ही यूज किया गया, और आंसर बनेगा यहां पर ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प के साथ साथ असेंबली लैंग्वेज का भी यहां पर यूज हुआ विंडोज 11 को तैयार करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हाउ मच मिनिमम रैम इज रिक्वायर्ड फॉर विंडोज 11। अब विंडोज 11 क्या हर एक सिस्टम पर रन कर पाएगी? आंसर है नहीं। इसके लिए कुछ मिनिमम प्री रिक्विजिट्स हैं कि आपका जो हार्डवेयर है वो कंपैटिबल होना चाहिए विंडोज 11 के साथ, तभी आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे, इसका मजा आप ले पाएंगे, वरना नहीं। तो यहां पर सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो क्या, कि रैम का साइज मिनिमम एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 4 GB, 2 GB, 1 GB, 8 GB, या नन ऑफ दीज। बताइए। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है मिनिमम 4 GB, यानी 4 GB की अगर आपके सिस्टम पे रैम है तो आप विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो मिनिमम 4 GB होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, हाउ मच मिनिमम स्टोरेज स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर विंडोज 11। अभी हमने बात करी रैम की, अब जरा स्टोरेज की भी बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एटलीस्ट कितनी स्टोरेज होनी चाहिए आपके मोबाइल पे, या आप कह सकते हैं डायरेक्टली आपके सिस्टम पर या लैपटॉप पर, सो दैट यू कैन इंस्टॉल द विंडोज 11। एटलीस्ट 16 GB, 32 GB, 128 GB, 64 GB, या नन ऑफ दीज। तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा मिनिमम, यानी एटलीस्ट 64 GB करेक्ट आंसर है। तो मिनिमम 64 GB आपके अगर आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में अगर स्पेस होगी तभी ये सपोर्ट करेगी, अदरवाइज नहीं। तो रैम हो गई आपकी 4 GB की, और जो स्पेस होगी वो कितनी होगी, स्टोरेज स्पेस, दैट इज 64 GB। नेक्स्ट देखिए, पिक द न्यू फीचर दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विंडोज 11। कह रहा है विंडोज 11 के जो नए फीचर्स हैं वो क्या हैं, इसमें से पिक करिए, बताइए कौन सा करेक्ट है। स्टार्ट मेन्यू एंड टास्क बार आर इन दी मिडल नाउ। कह रहा है जो स्टार्ट मेन्यू है और जो टास्क बार है वो बीच में आ चुका है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन है। बिल्कुल सही, करेक्ट है। टू डू लिस्ट, वेदर, ट्रैफिक, कैलेंडर, विजेट्स, इनको ऐड किया गया है एज अ विजेट के फॉर्म में, यानी टू डू लिस्ट, वेदर रिपोर्ट, ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन, कैलेंडर, ये सारे फीचर्स भी विजेट के फॉर्म में ऐड किए गए हैं। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही है। माइक्रोसॉफ्ट टीम चैटिंग प्लेटफॉर्म को इनेबल किया गया है, बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किया गया है, ये भी सही है। डायरेक्ट स्टोरेज फ्रॉम एक्सबॉक्स, तो यहां पर आप बड़े बड़े गेम्स को भी बहुत आसानी से प्ले कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट स्टोरेज फ्रॉम एक्सबॉक्स यहां पर प्रोवाइड की गई है, तो ये पॉइंट भी वैलिड है। और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी आप डायरेक्टली विंडोज पर ही रन कर सकते हैं, विंडोज 11 पर, क्योंकि ये टच स्क्रीन बहुत अच्छा इसमें प्रोवाइड किया गया है, और साथ में एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को भी आप इसमें प्ले कर सकते हैं, ये बेस्ट फीचर है। तो आंसर यहां पर आपका बनेगा ऑल ऑफ दीज। यहां पर क्वेश्चन देखिए ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा फीचर नहीं है, तो इस क्वेश्चन की मदद से आपको यह भी पता चल गए कि विंडोज 11 के कौन कौन से फीचर होते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए,
who is recently appointed as the new Minister of Communication and Electronics and Information Technology of India। तो जीए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपको बताना है कि रिसेंटली जो आईटी मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं। तो पहले अभी हाल ही में ये चेंज हुआ है पूरा ऑर्डर, तो बताइए कौन है। रविशंकर प्रसाद, मनसुख मंडाविया, अश्वनी वैष्णव, राजनाथ सिंह या नन ऑफ दीज। तो पहले जिनके प्लेस में ये आए हैं, पहले कौन थे, रविशंकर प्रसाद, और इनको रिप्लेस किसने किया है, कौन आ गए अब, अश्वनी वैष्णव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड वन इज द करेक्ट वन, और यही है आपके नए मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अश्वनी वैष्णव। मनसुख मंडाविया आप जानते होंगे ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनको हेल्थ मिनिस्टर डिपार्टमेंट दिया गया है। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, है ना, जबकि अश्वनी वैष्णव आपके आईटी मिनिस्टर के रूप में हैं। नेक्स्ट देखिए, नेम द लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13 या एंड्रॉयड 14। तो इसको जरूर याद रखिएगा, करेक्ट आंसर यहां पर होगा क्या, एंड्रॉयड 12 इज द करेक्ट आंसर। अभी तक एंड्रॉयड 11 था, लेकिन हाल ही में एंड्रॉयड 12 को भी रिलीज कर दिया गया है। तो अब आपका जो लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, एंड्रॉयड 12 है। एंड्रॉयड 12 का नाम क्या दिया गया, तो आंसर है स्नो कोन। इसे स्नो कोन के नाम से जाना जाता है। जैसे एंड्रॉयड 10 था एंड्रॉयड क्यू, एंड्रॉयड 11 था एंड्रॉयड आर, और एंड्रॉयड 12 है आपका एंड्रॉयड एस। और इनके नाम क्या क्या हैं, एंड्रॉयड 10 का कोड नेम है क्वीन स्टार्ट, एंड्रॉयड 11 का है रेड वेलवेट केक, और एंड्रॉयड 12 का क्या है, स्नो कोन। ठीक है, तो हमने दिखा भी दिया है, ये स्नो कोन के फॉर्म में है, दैट इज एंड्रॉयड 12 इज द लेटेस्ट वन। नेक्स्ट देखिए, नेम द लेटेस्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो एप्पल का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे मैकिनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसका भी लेटेस्ट वर्जन पूछा जा सकता है एग्जाम में। आंसर क्या होगा, मैक OS 11, मैक OS 10, मैक OS 12, मैक OS 13 या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 11 इज द राइट आंसर, जिसे बिग सर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज 11.0 इज द वर्जन एंड इट इज नोन एज बिग सर। बिग सर के पहले जो था वो था आपका कैटलीना, दैट इज 10.15, और इसके बाद है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 11 दैट इज बिग सर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इन एप्पल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड ऑन 14 सितंबर 2021। अभी कुछ दिन पहले ही आपने न्यूज में सुना भी होगा, काफी चर्चा में रहा था। 14 सितंबर को न्यू अनाउंसमेंट्स किए गए हैं एप्पल के द्वारा एप्पल इवेंट में, जहां पर कई सारे प्रोडक्ट्स को इन्होंने लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च हुए या कौन कौन सी नई अनाउंसमेंट यहां पर की गई। तो बताइए, आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो, एप्पल वॉच सीरीज 7, आईपैड मिनी या ऑल ऑफ दीज। तो बिल्कुल अगर आपने ये इवेंट सुना होगा, अगर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, तो आप जानते हैं ये बहुत फेमस इवेंट होता है जो साल में लगभग एक ही बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यहाँ पर आईफोन 13 इसको भी लॉन्च किया गया है, आईफोन 13 प्रो को भी लॉन्च किया गया, एप्पल वॉच की सीरीज 7 आ चुकी है इसके थ्रू, और आईपैड के मिनी वर्जन्स भी मार्केट में आ चुके हैं। तो ये सारे ही आपके क्या थे, अनाउंसमेंट थे। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेम द रीसेंट स्पाईवेयर दैट कैन stealthily enter a smartphone and gain access to everything on it including its camera and microphone। देखिए बहुत ही फेमस यहाँ पे टर्म है, आपको बताना है उस स्पाईवेयर का नाम जो मोबाइल फोन में एंटर करता है और वहां पर मॉनिटर करता है एक्टिविटीज को। और ये रीसेंट स्पाईवेयर है, यानी अभी हाल ही में देखा गया है, ये काफी पॉपुलर हुआ। रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वानाक्राई, पेगासस या फिर कीलॉगर। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा पेगासस। देखिए अगर इसकी बात करें पेगासस की, तो ये है क्या, बेसिकली ये इशू किया जाता है सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को।
गवर्नमेंट को ये पावर होती है कि वो पेगासस का यूज करे, यानी इस स्पाईवेयर का यूज करे। ऐसा इसकी कंपनी ने कहा है कि हम सिर्फ सरकार को ही देते हैं, और सरकार क्या करती है, किसी भी क्रिमिनल के फोन पर इसको इंस्टॉल कर देती है और उसको पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये बड़े ही आसानी से सिर्फ नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है पर्सन का, तो आप डायरेक्टली उस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू बिल्कुल बहुत आसानी से पेगासस को क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसको पता भी नहीं चलेगा, और उसकी जितनी भी एक्टिविटी है उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं इस स्पाईवेयर के थ्रू। ये इसकी खास बात है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है वो इसलिए यहाँ पर बहुत चर्चा में आई, क्योंकि कई सारे पर्सन्स की मोबाइल फ़ोन में जो iOS यूज़र थे, जो एंड्रॉयड यूज़र थे, जो ब्लैकबेरी यूज़र थे, उनके फ़ोन में भी ये पाया गया। तो ये कहा गया कि ये आम पब्लिक के फ़ोन में कैसे एंटर हुआ, वो तो क्रिमिनल नहीं है। तो इसको लेकर भी काफ़ी डिस्कशन चला है ना। तो याद रखिएगा, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पेगासस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पेगासस स्पाईवेयर एंटर्स इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटर कर सकता है? एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, iOS, सिम्बियन या ऑल ऑफ दीज? तो iOS जो कि मोस्ट सिक्योर माना जाता था, iOS जो कि कहता था कि हमारे सिस्टम में या हमारे मोबाइल में कोई भी वायरस एंटर नहीं कर सकता, वहां पर भी स्पाईवेयर एंटर हुआ, यानी iOS भी सही है, एंड्रॉयड में भी एंटर हुआ, ब्लैकबेरी भी सही है, और सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम भी सही है। यानी ऐसा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जिसमें पेगासस एंटर नहीं हो सकता। तो ये है इसकी खास बात, ये है इसकी पावर, दैट इज पेगासस स्पाईवेयर। ये बेसिकली जो नाम रखा गया है ये घोड़े के नाम पे रखा गया है। पेगासस जो है वो एक हॉर्स है, बेसिकली जो बहुत पुराने समय में एक ऐसा घोड़ा माना जाता था, एक ऐसा हॉर्स माना जाता था जिसके पास में ईश्वरीय शक्ति होती थी, यानी इसको गॉड के समान ट्रीट किया जाता था, इक्विवेलेंट टू दी गॉड। और कहा जाता था कि इसके सामने अगर कोई भी विश मांगी जाए तो विश पूरी हो जाती है। तो ऐसे ही जो उड़ने वाला जो फ्लाइंग हॉर्स है, दैट इज कॉल्ड पेगासस। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 इज हु डेवलप्ड पेगासस स्पाईवेयर। कह रहा है जो पेगासस स्पाईवेयर है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? बेसिकली डरपा के द्वारा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क डरपानेट, IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा, NSO ग्रुप के द्वारा, या CERN यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहां पर होगा NSO ग्रुप के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इसको बनाया गया। लेकिन उसने ये भी कहा कि ये आम पब्लिक के लिए नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट को ही ये परमिशन है कि वो ही खरीद सकती है, वही इसका यूज करवा सकती है। तो पेगासस क्या है एक बार देख लेते हैं। इट इज अ स्पाईवेयर डेवलप्ड बाय द इजरायली साइबर आर्म फर्म NSO ग्रुप। ये NSO ग्रुप कहाँ की कंपनी है? तो आंसर है इजराइल की कंपनी है, इसको भी याद रखिएगा। पेगासस जीरो क्लिक हैक के नाम से भी इसको जाना जाता है। जीरो क्लिक हैक, देखिए काफी इंटरेस्टिंग सा टर्म है ये, कि इस पर क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑटो इंस्टॉल हो जाता है मोबाइल में, और इस पर कोई क्लिक करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? जीरो क्लिक हैक के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आपके बेस्ट 20 क्वेश्चंस जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनते हैं, और बिल्कुल एग्जाम में यहां से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन हो या फिर जनरल अवेयरनेस। तो कैसा लगा आपको ये सेशन जरूर बताइएगा। क्या सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए आपको? किसी में कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। साथ ही साथ जो कंप्यूटर मैराथन सेशंस मैंने लिए हैं उनको जरूर आप देख लीजिएगा। 2 सेशन मैंने लिए हैं मैराथन पर बेस्ड, जहां पर एक सेशन में 100 क्वेश्चंस और दूसरे में 121 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। और अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड कर देंगे, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा, बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं एग्जाम्स को लेकर दोनों ही सेशन। और ऐसे ही सेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे आपके एग्जाम तक। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, और एग्जाम में सक्सेस लेनी है
ऐसा आपको मान के चलना है कि कंप्यूटर में कम से कम फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने ही चाहिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।